अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें कुछ इश्यूज़ थे वो देख लें। मसलन हाँ जी, ये वाली स्लाइड थी, इसमें 2 इश्यूज़ थे। एक तो ये 1 मिनट मैं इसका ज़रा साइज़ थोड़ा रिड्यूस करूँ। अगर आपको थोड़ा-सा ज़हन में हो तो मैंने इस टेक्स्ट के साथ जो एक कंपोनेंट फिगर है उसको चेंज किया है। क्योंकि इक्वेशंस हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ी थी कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो, मसलन ये वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, तो वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन है दैट शुड बी इक्वल टू 1, और वो यहाँ पे हमें 1 नज़र आ रहा है। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब ओमेगा सी हो जाएगी यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो या इस इक्वेशन के मुताबिक जो स्क्वायर्ड मैग्नीट्यूड है शुड बी इक्वल टू 0.5। लेकिन इससे पहले जो फिगर लगी हुई थी यहाँ पर वो हमें 0.707 शो कर रही थी, और मैंने क्लास में कहा था कि हमारे पास जो कंप्लीट फिगर है वो गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो किताब से ली थी मैंने। लेकिन इंडीड वो फिगर गलत ही थी। उसमें जो गलती थी वो ये थी कि जो वाई एक्सिस के ऊपर एच ओमेगा प्लॉटेड है, इट शुड नॉट हैव बीन स्क्वेयर्ड। अगर वो सिर्फ एच ओमेगा लिखा होता, ठीक है, एच ओमेगा का मैग्नीट्यूड, तो वो ठीक होता, लेकिन एच ओमेगा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट वाज इनकरेक्ट। ठीक है, तो फिर मैंने अब यहाँ पे जो कंप्लीट फिगर है उसको चेंज कर दिया है, और अब हमें देख के नज़र आ रहा है कि ओमेगा सी के ऊपर जो ट्रांसफ़र फंक्शन का मैग्नीट्यूड स्क्वायर है दैट शुड बी इक्वल टू 0.5, और ये इस फिगर के साथ भी मैच कर रहा है। और इसी तरह से चूँकि हम लो पास फिल्टर की बात कर रहे हैं तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जब इनफाइनाइट होगी या इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो जो मैग्नीट्यूड है ट्रांसफर फंक्शन का वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए या ज़ीरो के अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसी स्लाइड में या प्रॉब्ली हाँ, इससे अगली स्लाइड में एक और इशू हम लोगों ने ये देखा था कि जो ओमेगा है उसको एस अपॉन जे के बराबर रखा है। थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ कि पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफर फंक्शन ये इक्वेशन क्या होगी अगर हम अब बटरवर्थ अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? और फिर हम लोगों ने अब इस इक्वेशन को यूज़ करके यानी कि इसका डिनोमिनेटर यूज़ करके पोल्स निकालने हैं। अच्छा, आपको शायद थोड़ा-सा ज़हन में हो कि मैं थोड़ा-सा डिस्क्रीट रेफ़रेंस से आपको याद कराती हूँ और वो फिर उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो h ऑफ़ z होता है दैट इज़ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था दिस इज़ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है? फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो h ऑफ़ ओमेगा होता है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, एंड वी नो अ वे कि अगर हमारे पास एच ऑफ जी गिवन हो तो जहाँ जहाँ पे जी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर अगर हम ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा पुट कर दें तो वो जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन है वो हमें अब एच ओमेगा की मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यही वाला केस हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिस्टम से भी होता है। कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हम एच एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एस जो है वो बेसिकली लेप्लास का ऑपरेटर है, और एच अपर केस ओमेगा इज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने करना यूँ है कि अब हम जिस तरह जी और ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा की ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है ना, ऑल्दो जी इसके बराबर होता है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जब हमने एच ऑफ जी से एच ऑफ ओमेगा जाना है तो हम जी को इसके बराबर रखते हैं क्योंकि आर इज इक्वल टू 1 के ऊपर जी ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों बराबर होते हैं। तो इसी तरह से जब हम लोगों ने मतलब हमारे पास अगर एच ऑफ एस हो और हमें एच ऑफ ओमेगा निकालना हो या अदर वे राउंड, तो हम एस और जे ओमेगा की ये रिलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे एक्चुअली z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम z की वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं क्योंकि r इज इक्वल टू 1 का जो सर्कल है उसके ऊपर z ट्रांसफॉर्म और फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म बराबर होते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से s एक्चुअली बराबर होता है इस इक्वेशन के, लेकिन जो s टू मेन होती है ना, तो उसमें जो ये वाला जो एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म और फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म या सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म वो दोनों बराबर होते हैं। इसलिए हमने जब एक एक्सप्रेशन हमारे पास एक मसलन एच ऑफ एस का है और एच ओमेगा निकालना है या एच ओमेगा और एच ऑफ एस निकालना है, तो फिर हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। और अगर अभी आप नोट करो
तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था जो भी इसका स्लाइड पे नज़र आ रहा है, एच ओमेगा का, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का एक्सप्रेशन है। हम अब एस डोमेन में जाना चाह रहे हैं क्योंकि हमने पोल्स की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। पोल्स या ज़ीरोस निकालने हैं तो वो हमें एस डोमेन में देखने पड़ते हैं। तो अब हम जो ओमेगा की जगह ऑपरेटर यूज़ करेंगे, बिकॉज वी वांट टू यूज़ एस ऑपरेटर, ताकि हमें पोल ज़ीरोस मिले। तो ओमेगा को फिर हम एस बाई जे डालेंगे। अच्छा, बाकी फिर हम लोगों ने फर्दर देख लिया था कि किस तरह से हम डिज़ाइनिंग करते हैं, और डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि डिटर्मिनिंग एन एज वेल एज डिटर्मिनिंग पोल्स। और पोल्स में फिर दो चीज़ें आती हैं। मैं एक दफ़ा अभी पिछली स्लाइड पे दोबारा जाने लगी हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास नहीं, आई कैन नॉट सी हेयर ऑन दिस स्लाइड, लेकिन हम लोगों ने वैसे ये देखा था या ड्राइव किया था कि हमारे पास जो पोल्स होते हैं एस ऑफ के, वो गिवन या डिफाइन किए जाते हैं ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़ टू पावर जे थीटा के, ठीक है। तो हर पोल का जो मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा सी के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अब मतलब ये हमारे पास लेट सपोज अगर एक सर्कल है एस डोमेन में जिसका रेडियस ओमेगा सी होगा, तो इसके इर्द गिर्द जो है ना वो पोल्स रखे जाएंगे। कितने पोल्स? के नंबर ऑफ पोल्स वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर 2 एन तक। और हर दो कंसेक्टिव पोल्स के दरमियान इससे मतलब सेम एंगल होगा, ठीक है। एंड दैट एंगल विल बी डिफाइंड एज 2 पाई/2n, ठीक है। 2 पाई ये पूरा क्या कहना चाहिए एंगल इसका, और 2n नंबर ऑफ पोल्स। और फिर हम लोग वो वाले पोल्स कंसिडर नहीं करते जो इस हाफ में होते हैं, वो पोल हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम अपने सिस्टम को स्टेबल रखना चाहते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने मतलब डिज़ाइनिंग में ये सारे पार्ट्स पढ़े थे। फिर हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को देखते हुए या इन क्वेश्चंस को देखते हुए डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की थी। ओके, फिर हम लोगों ने शेबिशेव अप्रॉक्सीमेशन भी पढ़ी थी, और एक सवाल ये भी आया था कि शेबिशेव पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब है। अच्छा, शेबिशेव पॉलिनोमियल जो है ना, जैसे ये टी एन का स्क्वायर, मतलब इसका मतलब ये है कि एक टी एन हम इस्तेमाल करते हैं nth ऑर्डर शेबिशेव पॉलिनोमियल, और उसको उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये चीज़ है, और उसका हम स्क्वायर ले रहे हैं। शेबिशेव पॉलिनोमियल हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने किसी वेव फॉर्म को सिंथेसाइज करना हो। तो वेव फॉर्म की एक खास शक्ल बनाने के लिए, ठीक है, हम चेबिशेव पॉलिनोमियल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें nth ऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें टोटल n एलिमेंट्स होंगे, या इसका उसका जो ऑर्डर है दैट विल बी n। अच्छा, और ये जब भी किसी हम चेबिशेव पॉलिनोमियल को इस्तेमाल करते वेव फॉर्म बनाते हैं ना, तो उस वेव फॉर्म में हमेशा रिपल्स होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब पॉलिनोमियल जो है वो कुछ उसकी सेटिंग इस तरह से होती है कि हमें रिपल्स वाली वेव फॉर्म मिलती है। लेकिन यस, उसकी वजह से, लेकिन होता यूँ है कि उनका इनका एक कमाल ये होता है, या एक इनको यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हम लोग जो एक्चुअल वेव फॉर्म चाह रहे होते हैं इस पॉलिनोमियल को यूज़ करके हमें वो कम ऑर्डर के साथ वो वाली वेव फॉर्म बन जाती है, ठीक है। मतलब अगर आप उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ इक्वेशंस के साथ उस वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, तो जो चेबिशेव पॉलिनोमियल का ऑर्डर है वो सबसे कम होगा उस वेव फॉर्म की इक्वेशन लिखने में या उस वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने में। अच्छा, और फिर हम लोगों ने भी पढ़ा था कि शेबिशेव 1 अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ पास बैंड में रिपल्स आ रहे हैं, और अगर हम शेबिशेव 2 अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे तो वो बेसिकली पास बैंड में फ्लैट होगी और उसके स्टॉप बैंड में उसके रिपल्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा था कि चेबिशेव पॉलिनोमियल को प्रेजेंट कैसे करते हैं, और फिर इसको हम रिकर्सिव ऑर्डर में डिफाइन कैसे करते हैं, और चेबिशेव पॉलिनोमियल n की इवन या ऑड होने के ऊपर डिफाइन कैसे होता है, और उसकी वजह से फिर ट्रांसफर फंक्शन को क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक बात और कि ट्रांसफर फंक्शन में दफ़ा पीछे जा रही हूँ कि ट्रांसफर फंक्शन या तो हमारे पास 1 से शुरू होगा
की जो ड्राइंग है, अगर आप ये डैश लाइन को देखो, यहाँ ट्रांसफर फंक्शन इस मतलब एक लोअर वैल्यू से शुरू होगा और फिर इसकी शक्ल इस तरह की बनेगी। डिपेंड करता है कि इन इवन है या ऑड है, जिससे कि हमने क्लास में पढ़ा था। लेकिन एन कुछ भी हो, मतलब चेबीशेव पॉलिनॉमियल किसी भी ऑर्डर का हो, हमारे पास ओमेगा सी के ऊपर जो ट्रांसफर फंक्शन का स्क्वायर मैग्नीट्यूड है दैट विल ऑलवेज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 ओवर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। इसे आप यहाँ पे नोट करो कि तो ओमेगा सी के ऊपर किसी भी एन में मतलब किसी कोई भी एन होते हुए ये वाला मैग्नीट्यूड हमें यहीं पे यही 1 ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ही मिलेगा ओमेगा सी के ऊपर। ठीक है, तो एन कुछ भी हो, ओमेगा सी के ऊपर सबका जो मैग्नीट्यूड है सारे मतलब एन इज इक्वल टू 4 के ऊपर अगर आप चेबीशेव पॉलिनॉमियल इस्तेमाल करो या ट्रांसफर फंक्शन बनाओ, या एन इज इक्वल टू 5 के ऊपर ट्रांसफर फंक्शन बनाओ, तो ओमेगा सी के ऊपर सबका मैग्नीट्यूड हमें सेम मिलेगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये देखें। अच्छा, ये तो आगे पोल्स की तरफ हम जा रहे हैं। पोल की तरफ जाने से पहले ना हम ज़रा एन की कंप्यूटेशन देख लेते हैं कि एन कंप्यूट कैसे करना है हमने। अच्छा, उसके लिए ना हम इसी क्वेश्चन को इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप बैंड की क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टॉप बैंड की क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास मतलब एच को अगर हम कंप्यूट करें स्टॉप बैंड की फ्रीक्वेंसी पे, तो दैट मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। अच्छा, इसको दैट देयर शुड बी अ स्क्वायर ओवर इट। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ फॉर्मूला, तो दैट इज़ 1 ओवर 1 एप्सिलॉन स्क्वायर चेबीशेव पॉलिनॉमियल का स्क्वायर, और ओमेगा की जगह नाउ आई शुड राइट ओमेगा एस ओवर ओमेगा सी। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी इसको हैंडल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर टी एन स्क्वायर ओमेगा एस ओवर ओमेगा सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, मैं कुछ स्टेप्स इसके मिस करूँगी। नाउ वी शुड हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये वन हम यहाँ पे लेके जाएंगे और फिर हम दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे ताकि अच्छा यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए स्क्वायर, इधर भी नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ अंडर रूट के। यहाँ पर ये वाली क्वेश्चन आ गई। और उसके बाद अब हम अगर देखें कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा। अच्छा, बिकॉज दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल चेबीशेव पॉलिनोमियल है ये सॉल्व होके इस तरह से देगा। अच्छा, इन केस यू आर वंडरिंग कि हम लोगों ने हमें कैसे पता लगा कि ये 1 आएगा। तो आप यू नो दैट कि ओमेगा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओमेगा सी। ठीक है, जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी बनती है, मतलब यहाँ पे ओमेगा एस है और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा सी होता है। तो बिकॉज ओमेगा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओमेगा सी, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो आपके पास स्लाइड में नीचे वाली क्वेश्चन यूज़ हो रही है, हम इसको फिर इस्तेमाल करेंगे कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो, मतलब जो चेबीशेव पॉलिनॉमियल का आर्ग्यूमेंट है, तो हम कॉस कोसाइन हाइपरबोलिक वाला फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको और
कर रही है मतलब सॉल्व इस तरह से करें कि कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी 1/epsilon a square minus 1 divided by cos hyperbolic omega s over omega p। ठीक है, तो ये हमारे पास n का एक्सप्रेशन बनता है फॉर शेबिशेव पॉलिनोमियल्स। अच्छा जी, और फिर हम लोगों ने ये देखना है कि अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हमें इसके पोल्स मिले। अच्छा, जो कंप्लीट फिगर है ना उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपकी किताब में है और इस तरह से बनी हुई है कि ये जो हाइलाइटेड एक एलोंगेटेड ओवल सा बना हुआ है ना शेबिशेव पॉलिनोमियल कि सॉरी शेबिशेव वन का जो फिल्टर अप्रॉक्सीमेशन हम बनाते हैं उसके पोल्स इसके ऊपर होते हैं, और ये जो साथ एक और सर्कल छोटा सर्कल बना हुआ है और एक हमारे पास ये बड़ा सर्कल बना हुआ है। इन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए इसको बनाया हुआ है कि ये हमारे पास ये इनर सर्कल ये भी बटरवर्थ के पॉलिनोमियल्स हैं, और ये जो बाहर बिग सर्कल है ये भी बटरवर्थ के पोल्स हैं। और उन्होंने कंपैरिजन के लिए दिखाया हुआ है कि एक जो शेबिशेव फ़िल्टर के पोल्स बनेंगे वो बेसिकली उसके कुछ पोल्स इस तरह से रखे जाएंगे कि वो बाहर वाले सर्कल को टच कर रहे हों और कुछ पोल्स अंदर वाले सर्कल को टच करते हुए बनेंगे। ठीक है, कंपैरिजन पर्पज़ के लिए इसको बनाया है ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि एज़ कम्पेयर टू बटरवर्थ शेबिशेव के पोल्स किस तरह से रखे जाते हैं। अच्छा, और पहले की तरह हम लोगों ने अब करना यूँ है कि जो हमारे पास शेबिशेव पॉलिनोमियल के ट्रांसफ़र फंक्शन सॉरी शेबिशेव फ़िल्टर के ट्रांसफ़र फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोगों ने 0 के बराबर रखना है, एंड फर्दर इसे सॉल्व इस तरह से करना है कि हमारे पास पोल्स की लोकेशन आ जाए जो कि ज़ाहिर है एस की फॉर्म में होगी। अच्छा, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व किया है और ओमेगा की जगह कैपिटल ओमेगा की जगह एस अपॉन जे हम लोगों ने डाला। ये आगे हम लोगों ने चेबीशेव पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखी है और ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है। अच्छा, ये जे ओवर एप्सिलॉन इस तरह से आया कि जब आप इस 1 को यहाँ पे लेके जाओगे तो दैट विल बिकम -1, ठीक है, और -1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो -1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन स्क्वायर का जब हम अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस जे अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। जे इसलिए क्योंकि -1 का अंडर रूट, और अंडर रूट वैसे हम जब लेते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में होता है। तो ये यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम लोगों ने आगे सॉल्व करना है। अच्छा, अब इस इक्वेशन के लिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हम इसको अज्यूम ये करते हैं कि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर अपनी कंप्यूटेशन जो वो शुरू करते हैं ताकि फिर हम एक राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को इक्वेट कर सकें। ओके, तो लेट्स सपोज कि ये जो कॉस इनवर्स एस अपॉन जे ओमेगा सी है, ठीक है, मतलब एन के साथ ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम अज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यू प्लस जे वी। अच्छा, और अगर हम एक चीज़ और, अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है cos ऑफ n इंटू दिस थिंग, अब दिस थिंग को हम लोगों ने अज्यूम कर लिया u प्लस जे बी, तो बस ये क्या बनेगा cos n ऑफ u प्लस जे बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके ऊपर हम लोगों ने लगाया फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, लेकिन चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा ये नॉर्मल अल्फ़ा बीटा तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जे भी है, तो ये हाँ बस सॉल्व होगी कुछ इस तरह से है कि कॉस अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस जे साइन अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा, ठीक है, और फिर हम लोगों ने इसको इक्वेट कर दिया प्लस माइनस जे अपॉन अल्फ़ा के बराबर जो हमारे पास यहाँ पे था। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जैसे हम पैरामीटर मैचिंग करते हैं कि रियल पार्ट इक्वेशन के दोनों तरफ
हमारे पास मतलब यहाँ पे इक्वेशन के राइट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेफ्ट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट को इक्वेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो आप अगर हम रियल पार्ट को इक्वेट करें तो लेट मी इरेज इट। cos nu cos hyperbolic nv is equal to 0। ठीक है, अब सिंस दिस पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 तो हम कह देते हैं कि cos nu is equal to 0 और ये हमारे पास बन जाता है cos इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, जो कि बेसिकली पाई बाय 2 या उसके मल्टीपल्स के ऊपर होता है। अच्छा, और बिकॉज फॉर n वी नो कि हमारे पास n का एक स्पेसिफिक रहेगा फैक्टर, तो दिस u then becomes 2k minus 1 upon n into 5/2 और k बेसिकली हमारे पास वेरी करता है 1 से लेकर 2n तक। ठीक है, मतलब इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर जो कॉज है वो 0 होगा। मतलब यहाँ पाई/2 के मल्टीपल से कॉज 0 को और फिर n को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अच्छा, ये हमारे पास u क्या आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम यहाँ से आगे चलें तो यहाँ पे माइनस साइन एन यू और साइन हाइपरबोलिक एन बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन। अच्छा, u की जो वैल्यू हम लोगों ने पिछली इक्वेशन में डिराइव की है उसको जब हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे और n मतलब n भी ज़ाहिर है n से कैंसिल होने के बाद उन सारी वैल्यूज़ के लिए जो है ना साइन ऑफ एन यू आप प्लीज़ करके भी देखना। It will always equal to plus minus 1, either it will be plus 1 or minus 1। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया साइन हाइपरबोलिक एन वी माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन और एन वी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन और इसके आगे we confirm the exact formula। ओके, और v हमारे पास बनता है, अच्छा ये वाला माइनस जो है ना वो बाहर आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन n साइन हाइपरबोलिक 1 ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमारे पास u का भी एक्सप्रेशन आ गया और हमारे पास v का भी एक्सप्रेशन आ गया। तो हम लोगों ने जो शुरू में assumption की थी उसको अब हम उस assumption में ये वाली जो हम लोगों ने वैल्यूज डिटरमिन की हैं इसको हम प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसी को हम इस्तेमाल करें जो ये यहाँ पास लिखा हुआ है u प्लस जे वी इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एस अपॉन जे ओमेगा सी। तो ये हमारे पास कॉज ऑफ u प्लस जे वी इज इक्वल टू एस अपॉन जे ओमेगा सी बनता है और वहाँ से फिर हम अगर जे ओमेगा सी को वहाँ पे ले जाएँ तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है जो यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, और चूंकि अच्छा v की तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना हमारे पास जो कि ये लिखी हुई है बिकॉज इसमें n भी फिक्स्ड है और एप्सिलॉन भी फिक्स्ड है। u हमारे पास वेरी होता है, मतलब u के हमारे पास 2n वैल्यूज़ होती हैं जिस वजह से हमारे पास फिर
एस की बेसिकली ये सारी वैल्यूज बन जाती हैं। अच्छा, अब ये लिखा हुआ कैसे है, ये हम लोगों ने कैसे फिगर आउट किया? एस इज इक्वल टू जे ओमेगा सी, लेट मी इंक्रीज द साइज, जे ओमेगा सी और आगे हमारे पास है कॉज ऑफ यू प्लस जे बी, ठीक है। तो वो हमारे पास बनेगा cos u and cos hyperbolic v minus j sin u, ओके u ऑफ के करना चाहिए हमें, और sin hyperbolic v, ठीक है। और अभी हम जब फिर इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इस मतलब पहले इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये ओमेगा सी तो है, बेसिकली हमें बाहर ही रखना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा जे मल्टीप्लाइड विद जे इज़ -1 और -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज़ 1, तो साइन यू के साइन हाइपरबोलिक वी प्लस जे कॉस यू के कॉस हाइपरबोलिक वी, ठीक है। तो अब इससे हम लोगों ने मतलब इस वाली इक्वेशन से हम लोगों ने फिर ये फिगर आउट किया कि एस के विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कोर्स जिसका इमेजिनरी पार्ट को सिग्मा के कह दिया और सिग्मा के जो है हमारा वो इसके बराबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा सी साइन यू के साइन हाइपरबोलिक वी, और ये हमारे पास जो ओमेगा के है अपर केस ओमेगा के उस यानी क्या एस का इमेजिनरी पार्ट वो इसके बराबर है जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा सी से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो फिर हम करते ही हुए हैं कि जब हम n फिगर आउट कर लेते हैं तो n को फाइंड करने के बाद अगला जो हमारे पास डिज़ाइन प्रोसेस होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम v डिटर्मिन करते हैं, फिर हम u ऑफ केस डिटर्मिन करते हैं और उसके बाद फिर हम पोल्स डिटर्मिन करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने n डिटर्मिन करना था, हाँ वो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, अब हम उसी स्टेटमेंट को जिस स्टेटमेंट को पढ़ के हम लोगों ने बटरवर्थ फ़िल्टर को डिज़ाइन किया था, इसी स्टेटमेंट को पढ़ के अब हम शेबीशेव फ़िल्टर को डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, मैं अब इसकी थोड़ी सी आउटलाइन लिख देती हूँ, इसको प्लीज़ आप लोगों ने ट्राई खुद से करना है। इसमें जब आप n को कंप्यूट करोगे ना, यू विल कम टू नो कि n की वैल्यू 3 आती है। अच्छा, इसमें ओमेगा एस ओमेगा बी सब आपके सामने गिवन है। अच्छा, अब आपने अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बताया था कि बटरवर्थ में ना जो हमारे पास पास बैंड और स्टॉप बैंड है दोनों में रिपल्स नहीं होते हैं। जो शेबीशेव 1 है उसमें सिर्फ पास बैंड में रिपल्स होते हैं और शेबीशेव 2 में स्टॉप बैंड में। तो हमने जो रिपल्स इंट्रोड्यूस किए हैं वन ऑफ द बैंड्स, उसकी वजह से होता है कि ऑर्डर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने मतलब आज थोड़ी देर पहले मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि हम जब किसी वेव फॉर्म की इक्वेशन को शेबीशेव पॉलिनोमियल से बनाने की कोशिश करें तो उससे फिर ओवरऑल ऑर्डर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, हमें कम कंपोनेंट्स नंबर ऑफ कंपोनेंट कम चाहिए होते हैं वेव फॉर्म एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, ओके, तो यही वाली जो स्पेक्स हैं ये जो आपके सामने पास बैंड की वैल्यू लिखी हुई है एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और इस तरह से ये स्टॉप बैंड की जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और उसके ऊपर एक खास मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, ये हम कम ऑर्डर के साथ अचीव कर लेते हैं अगर हम चेबीशेव फ़िल्टर के साथ इस फ़िल्टर को बनाने की कोशिश करें। अच्छा, ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, फिर हम लोगों ने इसके बाद जो है ना जब हमारे पास मतलब एन डिटर्मिन हो जाएगा तो इसमें फिर हम ये करेंगे कि हम लोग फाइंड करेंगे वी, ठीक है, -1/n साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/n के साथ, और फिर हम लोग यू के फाइंड करेंगे। यू के की इक्वेशन हमारे पास
यहाँ पे कहीं पे होगी, हाँ जी, 2k-1 एन π/2। तो k की वैल्यू है हमारे पास 1 से लेकर 6 तक। तो इस तरह से हमारे पास, अच्छा 1 से लेकर 6 तक चुके हैं ना, लेकिन दैट इज़ परफेक्टली ओके अगर हम S1 से लेकर S3 तक फाइंड करें, क्योंकि जो बाकी पोल्स होंगे, मसलन जो S4 होगा वो S1 का कॉन्जुगेट होगा, और इसी तरह से जो S5 होगा वो S2 का कॉन्जुगेट होगा, और X6 विल बी इक्वल टू S3 का कॉन्जुगेट। तो 3 पोल्स अगर फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल, दैट विल बी ओके, बिकॉज बाकी 3 हम कॉन्जुगेट्स लेकर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, ओके। अब हम लोगों ने ना जो ये वाला स्टेप था, मैं ज़रा इसके ऊपर जाती हूँ, ये वाला स्टेप अप्रोच 2 हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच 1 और अप्रोच 2 दोनों में जो पहला ब्लॉक है ना वो एक ही है। जैसे हम लोगों ने फ़िल्टर डिज़ाइन करना सीखना है कंटिन्यूस टाइम, तो हम लोगों ने 2 अप्रोचेज़ इस्तेमाल करके फ़िल्टर डिज़ाइन करना सीखा, एक बटरवर्थ फ़िल्टर और एक चेबीशेव फ़िल्टर। अब हम करने ये लगे हैं कि अब हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखने लगे हैं कि कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए जो एक तरीका है ना, जिसको मैं थोड़ा सा सरसरी ज़िक्र करूँगी, दैट इज़ इम्पल्स इनवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन। वो इस तरह से होती है कि अगर आपको याद हो तो एच ऑफ एस हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। आई एज्यूम कि आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद नहीं होगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि एक नज़र आप डालो कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म की ओवरऑल शक्ल सूरत कैसी होती है। उसमें भी हमारे पास न्यूमरेटर में भी एस के फैक्टर्स होते हैं, मसलन एस माइनस, यहाँ पे एक्चुअली मैं जी इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, लेकिन उसका थोड़ा सा मसला ये भी है कि फिर आप उसको कंफ्यूज उससे करोगे। एस डोमेन का ज़ीरो है ये, ठीक है, और इसी तरह से ये एस डोमेन का एक और ज़ीरो, तो न्यूमरेटर हमारे पास इस तरह से होता है, और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है पोल, लेकिन एस डोमेन, ताकि हमें पता लगे कि ये इट इज़ डिफरेंट दैन जी डोमेन, और इसी तरह से P2 जो कि एस डोमेन का होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ न्यूमरेटर में होते हैं और इसी तरह से कुछ पोल्स डिनोमिनेटर में होते हैं, और अगर हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के साथ एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, जैसे हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म में करना सीखा था। और एक और छोटा सा रिमाइंडर ये कि जब हम जैसे यहाँ पर जी डोमेन होता है ना, जी डोमेन में हमारे पास अगर एक इक्वेशन कुछ इस तरह की हो तो हम इसे ट्रांसफॉर्म करके ए रेज़ टू पावर एन यू ऑफ एन इस तरह से लिखते हैं। तो हमारे पास ये जो एस डोमेन होती है उसमें अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाए इस तरह से, एस बाई ए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ई रेज़ टू पावर ए टी यू ऑफ टी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसको लेप्लास को पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ते तो दैट इज़ ओके, मतलब हमें बहुत ज़्यादा लेप्लास की रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एच ऑफ एस हमारे पास जैसे बन गया ना, अब हम लोगों ने लो पास फिल्टर डिज़ाइन किया, तो बेशक बटरवर्थ से किया या शेबिशेव से किया, हमारे पास एच ऑफ एस एक्सप्रेशन आ गया। उस एच ऑफ एस के एक्सप्रेशन के ऊपर हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाई ताकि हम एच ऑफ टी तक पहुँचें, और एच ऑफ टी तक पहुँचने के बाद फिर हम उसके एच ऑफ एन में ट्रांसफॉर्म करते हैं सच दैट कि हम टी को रिप्लेस करते हैं एन टी से, ठीक है। ये टी जो है ये मल्टीप्लाई भी होता है जो सैम्पलिंग टाइम है। तो हमने नोट करो कि जहाँ जहाँ पे भी टी है ना, जैसे यू ऑफ टी या और यहाँ पे टी, तो हर जगह उसको हम एन टी से मल्टीप्लाई रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है ये एच ऑफ एन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम इस एच ऑफ एन के ऊपर सिंपली, क्योंकि ये अगर आप नोट करो तो ये एक इसके जो कोफिशेंट्स हैं दे आर लाइक फाइनाइट नंबर है इनका, ठीक है।
तो इसी का अगर हम इसके ऊपर एच ऑफ जी अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा एक डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफर फंक्शन में। अच्छा, ये मैंने थोड़ा-सा ऊपर समझ लो कि बहुत इसको ऊपर-ऊपर से बताया, लेकिन कि इम्पल्स इनवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन हम यूजुअली यूज़ नहीं करते। उसकी वजह ये है कि सैंपलिंग टाइम हमें अज़्यूम या चूज़ करना पड़ता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो जो हमारे पास लो पास फ़िल्टर्स होते हैं ना, ठीक है? या फिर हमारे पास जो बैंड बैंड पास फ़िल्टर्स होते हैं, समथिंग लाइक दैट, उसमें तो हम अपर फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा बड़े आराम से लगा सकते हैं, तो हम सैंपलिंग टाइम का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हाई पास फ़िल्टर हो मिसाल के तौर पे, तो वहाँ पे तो अपर फ्रीक्वेंसी कैन कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज़ पास करनी है। तो फिर वहाँ पे हम सैंपलिंग टाइम कुछ भी चूज़ करें, इट कैन बी एन इनएप्रोप्रिएट वैल्यू। तो इसलिए इम्पल्स इनवेरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास बैंड स्टॉप में और हाई पास फिल्टर्स में इनमें काम नहीं करता ये वाला मेथड, ठीक है? क्योंकि बैंड स्टॉप में भी हमारे पास इसी तरह की शक्ल बनती है ना, इस तरह की। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है लगी तो इन्फिनिटी की तरफ जा सकती है। सैम्पलिंग टाइम चूज़ करना बैंड स्टॉप फिल्टर में या फिर हाई पास फिल्टर में वो पॉसिबल नहीं होता। तो उसकी जगह हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि वी यूज़, अगर हमारे पास जी की कोई वैल्यू है तो वी कैन यूज़ दैट वैल्यू ऑन दिस इक्वेशन एंड वी कैन गेट एस। सिमिलरली इफ़ वी हैव सम वैल्यू ऑफ एस, यानी कि लैप्लास डोमेन की कोई वैल्यू है, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू जी में। मसलन आप इन फार्मूलाज को ज़रा यूज़ करके देखना और आपको उससे अंदाज़ा ये होगा कि मैं फिर कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू ढूंढ रही हूँ ताकि मसलन अगर थोड़ी सी हम लोगों ने डिस्कशन शायद एक कल क्लास में भी की थी कि जैसे हमारे पास ये एस डोमेन है और ये हमारे पास जी डोमेन है, ठीक है? तो जी डोमेन में हम यूजुअली इस रीजन को कहते हैं कि कॉजल सिस्टम्स के लिए कि ये स्टेबल रीजन है। तो अगर हम इसके सारे पॉइंट्स को इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं उठा के इस फॉर्मूले में डालूँ जो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है? तो मुझे ज़ाहिर है ऐसी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, तो दैट ऑल दोज पॉइंट्स बी मैप्ड हेयर, ठीक है? इसी तरह से जो मेरे पास ये वाली बाउंड्री है, यूनिट सर्कल की बाउंड्री, ये सारी की सारी बाउंड्रीज के ऊपर कोई भी मैं पॉइंट लूँ और उसको मैं इस फॉर्मूले में डालूँगी जो आपके सामने ये वाला फॉर्मूला डला हुआ है। अभी मैं आपको डाल के दिखाती भी हूँ। तो मेरे पास ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी मार्जिनल स्टेबिलिटी की, ठीक है? और अगर मैं इन सारे रीजन्स को, इस सारे रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको अगर मैं फॉर्मूला में प्लग इन करूँ तो मेरे पास ये वाला सारा रीजन आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जी डोमेन से एस डोमेन में मैपिंग हो सकती है और एस से जी में। मसलन अगर हम एस डोमेन में देखें और हमारे पास एक पॉइंट है -1 प्लस j, तो यहाँ पास कहाँ जाके बनेगा? -1 इधर और ये वाला पॉइंट हमारे पास जाके बनेगा, ठीक है? इस जगह पे वी कैन सी के इट्स इन स्टेबल रीजन। तो अब अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो जी में, अज्यूमिंग कैपिटल टी की वैल्यू 2 है। अच्छा, टी की वैल्यू अगर हम 2 अज्यूम करें तो ज़ाहिर है हमारे पास एक वाला जो कंप्यूटेशन है ना इधर आसान हो जाती है। तो ये बनता है 1 प्लस -1 प्लस जे डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1 प्लस जे, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला जो है ना आपके सामने लिखा हो, ये मैंने इस्तेमाल किया है। टी की वैल्यू मैंने 2 अज्यूम की है तो 2/2 कैंसिल आउट हो गए, ऊपर रह गया 1 प्लस एस, नीचे रह गया 1 माइनस एस, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपके पास जो इसका आंसर आएगा दैट विल इक्वल टू जे डिवाइडेड बाय 2 प्लस जे। थोड़ी सी और आप इसमें कैलकुलेशंस करो तो यू विल गेट 0.4472 एंगल 116.57। तो इसका मैग्नीट्यूड, एंगल को फिलहाल हम कंसिडर नहीं करें, इसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तो आपको यहाँ पे इस सर्कल के अंदर का कोई पॉइंट मिलेगा, ठीक है? और इसी तरह से फिर आप एस की वैल्यू -j डाल के चेक करना है। इसकी वैल्यू -j का मतलब है ये वाला पॉइंट, ठीक है?
इस एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट, सॉरी माइनस जे का मतलब ये पॉइंट होगा, ये तो प्लस जे होगा, माइनस जे का मतलब ये वाला पॉइंट। तो जब आप इसको फॉर्मूला में प्लग इन करोगे तो जो जी की आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी दिस वैल्यू, यानी कि यूनिट सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मतलब बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन में हम एस से जी की तरफ जा सकते हैं और जी से एस की तरफ। तो हम करते यूँ हैं कि वहाँ पर जब एक एच ऑफ एस गिवन होता है तो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं उसके सारे के सारे ज़ीरोस। अच्छा, उन जी जाके हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं जी डोमेन के ज़ीरोस को और एस डोमेन के ज़ीरोस को आपस में, और इसी तरह से जी और एस डोमेन के पोल्स को भी हम डिफरेंट रखना चाहते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने की है ना, ये एस डोमेन का ज़ीरो है और इसी तरह से ये एस डोमेन का पोल है। तो हम हमारे पास जो भी गिवन एच ऑफ एस होता है उसमें से हम पोल्स और ज़ीरोस आइडेंटिफाई करके इस फॉर्मूले में हम डालेंगे तो हमें जी डोमेन का ज़ीरो मिलेगा, इस फॉर्मूले में हम डालेंगे पोल को तो हमें एस डोमेन का पोल मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग जो है वो गेन फिगर आउट करते हैं जी डोमेन का। और इसी तरह से ये हमारे पास अच्छा, एक और इसमें चीज़ हम लोगों ने करनी ही होती है कि जो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम है, बिकॉज वो अगर आप यहाँ पे नोट करो तो जैसे हम अब एस डोमेन से जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऑर्डर का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो उस बाइनरी मैपिंग में जो हम करते हैं कि नंबर और हमें कुछ ज़ीरोज़ जो है वो बढ़ाने पड़ते हैं अगर हमारे पास n का ऑर्डर एंड इफ n इज़ ग्रेटर देन m। ठीक है, अच्छा ऐसा हमारे पास क्यों होता है, ये हम हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे ये ट्रिवियल पोल और ज़ीरोज़ का चक्कर होता है, ये उसकी वजह से हम ऐसे करते हैं। और अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन मीट हो रही हो तो कि यूजुअली अगर हमारे पास यानी कि एस डोमेन में जो हमें एच ऑफ एस गिवन है, अगर वो हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है सच दैट उसका जो न्यूमरेटर का ऑर्डर है, इफ इट इज़ लेसर देन डिनोमिनेटर का ऑर्डर, तो हमें फिर हम उतने ज़ीरोस जी डोमेन में यानी कि एच ऑफ जी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से कंटिन्यूस टाइम फ्रीक्वेंसीज और डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी जो है उनको उसको हम रिलेट कर सकते हैं इन इक्वेशंस के साथ जो वो यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, अगर आपको इन इक्वेशन का थोड़ा सा बता दूँ, नीचे वाली जो ओमेगा अपर केस ओमेगा लोअर केस ओमेगा के हमारे पास जो जी है दैट इज़ बेसिकली गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, और अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 2/t। इस वाली इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो z को हम लोगों ने इसी इक्वल रखा और s को हम लोगों ने उसके जो इक्वल एक्सप्रेशन है उसके रखा है। और अगर हम अब इस इक्वेशन दोनों के दोनों तरफ अगर हम मैग्नीट्यूड अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड अप्लाई करने से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2t प्लस सिग्मा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2t माइनस सिग्मा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। और जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि एंगल ऑफ z विच इज़ ओमेगा tan इनवर्स ऑफ, पहले हम डिनोमिनेटर की टर्म्स देखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में tan इनवर्स ऑफ ओमेगा ओवर, नहीं सॉरी,
पहले हमें न्यूमरेटर की टर्म्स देखनी है और फिर बाद में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर की टर्म्स को, ठीक है। तो ओमेगा और डिवाइड बाई 2/t प्लस सिग्मा माइनस टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे माइनस ओमेगा डिवाइड बाई 2/t माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर की टर्म्स आ गई माइनस डिनोमिनेटर की टर्म्स आ गई। अच्छा और अगर हम इस माइनस को ले जाएं बाहर तो टेन इनवर्स ऑफ ठीक है। तो सिग्मा अगर हमारे पास ज़ीरो हो, ये जो सिग्मा होता है ना ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एस डोमेन में इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, तो और ओमेगा जो है वो इस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोगों ने सिर्फ फ्रीक्वेंसी की मैपिंग करनी है तो हम सिग्मा के वैल्यू को ज़ीरो अज्यूम कर सकते हैं। तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू ज़ीरो अज्यूम करने के बाद ओमेगा बच जाता है टेन इनवर्स ऑफ, मतलब बल्कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ सिग्मा डिवाइड बाय 2/t, ठीक है। और या फिर इसी का लिखने का एक तरीका ये भी है, और यहाँ से फिर आप बड़े आराम से फिगर आउट कर सकते हो कि मतलब अगर हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दी हो तो डिस्क्रीट कैसे निकालनी है, और फिर आप इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करो तो आपके पास ये भी मतलब ये वाली इक्वेशन आ जाएगी जो नीचे इक्वेशन के बारे में। अच्छा आगे जाने से पहले ना हम ज़रा इस सवाल को ज़रा सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। मसलन ये जो मैंने आपको ज़ीरो से पोल्स बताए हैं कि ये हम कैसे इनकी कंप्यूटेशन करेंगे। चलो इसका बल्कि मैं थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मसलन मेरे पास अगर एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है h(s) इज इक्वल टू 5s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 इंटू s प्लस 4। अच्छा टी कैपिटल टी कभी ना गिवन हो तो हम लोगों ने इसको हमेशा 2 लेना होता है, वो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा अब यहाँ पे आप नोट करो कि जो एस डोमेन है इसका मुझे मेरे पास एक ही ज़ीरो है विच इज़ -2। दो पोल्स हैं, पहला पोल है -3 पे, दूसरा पोल है -4 पे, और मेरे पास जो गेन है एस डोमेन का दैट इज़ 5, ठीक है। और अगर ये 5s प्लस 10 गिवन होता तो पहले मुझे 5 यहाँ पे निकालना पड़ता। अच्छा अब हम ज़रा बारी बारी देखेंगे कि हम लोगों ने एस डोमेन के ज़ीरोस पोल्स और गेन इनको यूज़ करके जी डोमेन के ज़ीरोस पोल्स और गेन्स कैसे निकालने। अच्छा अब मैं ना अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिखने लगी हूँ कि जी डोमेन का जो पहला ज़ीरो है मेरे पास, ठीक है। लेट मी राइट जी अबव ताकि पता चले कि जी डोमेन का ज़ीरो अब हम निकाल रहे हैं। अच्छा या फिर अगर मैं इसी के साथ चलूँ तो फिर मैं इसको बेसिकली इस तरह से भी लिख सकती हूँ, जी डोमेन का पहला ज़ीरो। उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ 1 प्लस एस टी ओवर 2 1 माइनस एस टी ओवर 2 1 प्लस ये चीज़ आ गई मेरे पास विच बिकम्स इक्वल टू -1/3, ठीक है। अच्छा जी डोमेन का जो पहला पोल है जब आप उसको कंप्यूटेशन करोगे तो इट विल बी इक्वल टू -1/2, और जी डोमेन का जो दूसरा पोल है दैट विल इक्वल टू -3/5। और चूंकि जो गिवन एस डोमेन है उसमें दो पोल्स और एक जीरो है, ठीक है। तो n माइनस m में बस 1 आ गया तो एक जीरो 1 जीरो शुड बी एडेड विच शुड बी एट -1। तो z डोमेन का जो दूसरा जीरो है दैट शुड बी एट -1। अच्छा और फिर अब हम जरा गेन को देख लेते हैं। जो गेन है z डोमेन का, दिस इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फार्मूला कि s डोमेन का गेन t/2 की पावर
n माइनस एम, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट किसका लेना है, सारे ज़ीरोज़ का, 1 माइनस जो हम ज़रा वही नोटेशन यूज़ कर लेते हैं जो मैंने जो पहले की हुई, एस ऑफ जी के टी बाई टू और एस ऑफ पी के टी बाई टू। फॉर्मूला का थोड़ा सा लंबा ज़रूर हमें अपेरेंटली लग रहा है, बट इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। अच्छा, ये वाली मेरे पास 5 थी और टी की वैल्यू 2 होने की वजह से ये बस 1 आ गया, ये पावर 2 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया 1 माइनस, मेरे पास एक ही ज़ीरो था विच वॉज एट -2। मेरे पास एक ही पोल था विच वॉज एट -3 और दूसरा पोल था मेरे पास -4 के ऊपर। तो ये जब हम कंप्यूटेशन करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 3/4। तो फाइनली हमारे पास जो एच ऑफ जी बनता है दैट बिकम्स इक्वल टू 3/4। जो पहला ज़ीरो है, अच्छा मैंने इसको लिखना कैसे है, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ज़ीरो मेरे पास आया था -1/3 के ऊपर, तो अगर आपको याद हो तो हम इस तरह से लिखा करते थे ट्रांसफर फंक्शन जी डोमेन का। और एक हमारे पास ज़ीरो आया है इसलिए क्योंकि पोल्स और ज़ीरोस आपस में डिफरेंट इन नंबर थे। ये पहला पोल और ये मेरे पास आ गया दूसरा पोल, ठीक है। तो एच ऑफ एस अगर हमें गिवन हो तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम इस तरह से निकालते हैं एच ऑफ जी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इस पे हम इस वक्त ना डिजिटल फिल्टर लो पास एटलीस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ओमेगा पी है और ये हमारे पास ओमेगा एस है और इसी तरह से हमारे पास ए पी और ए सी वैल्यूज़ गिवन है। तो हम ज़रा डिज़ाइन स्टेप्स देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ताकि एक पूरा फिल्टर जो है वो हम डिज़ाइन कर सकें। और इससे आगे है ना हमारे पास स्लाइड आई गेस, उसमें एक दफ़ा डिज़ाइन प्रोसीजर की समरी भी दी है ताकि फिर हम हमें थोड़ा जहन में ले रहे। सभी पड़ा हुआ है कि नहीं? अच्छा, इसमें हम लोगों ने करना यूँ है कि ये हमारे पास जो ओमेगा पी गिवन है इसको हम ओमेगा सॉरी अपर केस ओमेगा पी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो हमारे पास ओमेगा एस गिवन है इसे हम अपर केस ओमेगा एस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे पास हम लोगों ने इसे पहले सीखा था और हमारे पास ये फॉर्मूलाज गिवन भी थे। मुझे ये स्लाइड नज़र आ रही है और इसके बाद हम लोगों ने फिर मतलब सिग्मा की वैल्यू को ज़ीरो रख के इसको 2 × tan इनवर्स ऑफ ऊपर केस ओमेगा डिवाइड बाय 2/d किया था। अच्छा, तो हमारे पास लोअर केस ओमेगा से हम अपर केस ओमेगास निकालते हैं, ठीक है। और फिर हम उन ओमेगास को यूज़ करके अलोंग विद ए पी एंड ए एस, ए पी एंड ए से आपको पता है कि एप्सिलॉन और ए निकलता है, या अगर हम एप्सिलॉन और ए नहीं निकालना चाहते तो फिर हम वो वाला भी एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसमें ए पी और ए एस इस्तेमाल हो, ठीक है। तो एक तो हम लोगों ने करना यूँ है कि एन फाइंड करना है, फिर इसके पोल्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके ऊपर मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों ने लगानी है। अच्छा, ये वाले जो है ना कुछ फार्मूलाज, ये
ये उस वक़्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं जब हम डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर लो पास बना चुकते हैं और फिर हम लोगों ने उस लो पास फ़िल्टर को यूज़ करके कोई और फ़िल्टर यानी कि फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फ़िल्टर कोई डिफरेंट बनाना हो, मतलब हाई पास या बैंड स्टॉप। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ूँगी। अभी आप लोगों ने ये करना है, ये तो है, इसकी समरी गिवन है। इसको जो मैंने अभी आपको इस स्लाइड में बताया था ना, वो वो उसकी उसकी समरी जो है मतलब हम लोगों ने यहाँ पर कवर की थी। अच्छा, अभी आप लोगों ने ये करना है कि जो इस वाली स्लाइड के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के लिए जो स्पेक्स नज़र आ रही हैं, इनको अपनी तरह आप सॉल्व करके लाना और ये आपका फिर क्विज़ कंसिडर हो जाएगा, ठीक है? आप लोग इवेंचुअली यू नीड टू डिज़ाइन लो पास डिजिटल बटरवर्थ फ़िल्टर और आप लोगों की जो असाइनमेंट है ना, वो उसकी है मैं स्टेटमेंट अपलोड कर दूँगी, लेकिन वो कुछ हाई पास फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के लिए होगी और उसमें फिर आपको ना कुछ इस तरह का फ़ॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ वो थोड़ा-सा आप लोगों ने खुद देखना है कि अगर लो पास फ़िल्टर अगर हमारे पास हो, तो हम हाई पास फ़िल्टर उसे कैसे बनाते हैं। या प्लीज़ अगर कोई चीज़ आपको इसमें नहीं समझ आई, कुछ थोड़ी-सी चीज़ें हम लोगों ने ज़रा थोड़ा तेज़ कवर की हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।